नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और एक अचानक एक खबर आई है चुनावों से जुड़ी हुई, तो उसी पर उसकी बात पहले कर लेते हैं। देश की बात में पहले बात राजस्थान से जुड़ी कर लेते हैं। अभी खबर ये आई है कि 25 नवंबर को यहाँ पे चुनाव होंगे। राजस्थान में चुनावों की तारीख बदली है, पहले 23 नवंबर की घोषणा की गई थी राजस्थान में, अब 25 को होंगे। 23 को शादियों की वजह से बदली है। और आपको बता दें, पीपी चौधरी लोकसभा के सदस्य हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ही बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए पीपी चौधरी जी। आपने आवेदन किया कि ये तारीख बदली जाए, शादियों की बात की, मगर इतनी चुनाव की तारीख ही बदलने की क्या नौबत आ गई? देखिए, ऐसा है कि मैं जब 9 तारीख को इसकी घोषणा हुई, 9 और 10 को मैं मेरे क्षेत्र में था। मैं जहां पर भी गया वहां पर हर नागरिक ये मुझे जो मिला, उन्होंने कहा साहब उस दिन हम मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां देव उठनी एकादशी जो बहुत महत्वपूर्ण हिंदुओं में जो पर्व होता है, वो अपने कई नदियों पे, कई तालाब पे नहाने जाते हैं, बाहर जाते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। तो उस दिन वो वहां पर घर पे नहीं रहते हैं, तो उनका मानना था कि हम मतदान नहीं कर सकेंगे। तो जहां पर भी गया मैं, 9 और 10 तारीख लगातार मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आए, लोग बाग आए मिलने के लिए, और बहुत आग्रह किया कि आप चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखिए और उनको तारीख बदलने का कहिए। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि अबूझ सावे हैं जो 23 नवंबर को अगर देखा जाए तो अजूब सावे हैं, और उसमें करीब 50 से 60 हजार शादियां जो राजस्थान में होने वाली है। अब आप देखिए, 50 से 60 हजार शादियों में लगभग आप 30 से 50 लाख लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें लगेंगे, तो मतदान के लिए कैसे आएंगे? और उसके साथ साथ मतदान के साथ साथ जो कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी जो मतदान के लिए लगेंगे 23 तारीख के लिए, उनके लिए भी बहुत कठिनाई का काम था, क्योंकि वो भी धार्मिक लोग हैं, अपने धर्म के हिसाब से, अपने संस्कृति के हिसाब से अपने धर्म स्थलों पे जाते हैं। तो तीनों के लिए बहुत परेशानी का कारण बना हुआ था। तो मैंने आज सुबह ही आते ही 10 बजे मैंने मीडिया में भी सबसे पहले मैंने खबर दी कि भाई मैंने ये चिट्ठी भेजी, और मैंने मेल किया मुख्य चुनाव आयुक्त को। मैंने कहा कि ये परेशानियां हैं, इस परेशानियों को देखते हुए 23 नवंबर को रख करके या तो उसके 2 दिन आगे कर दिया जाए या 2 दिन पीछे जो है वो मतदान का रखा जाए, क्योंकि चुनाव आयोग स्वयं कहता है, पूरा उसमें लगा रहता है, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। अगर ज्यादा से ज्यादा जब हम ऐसी तिथि लेंगे कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा मतदान हो ही नहीं सकता, उस दिन तो कम से कम मतदान होगा। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने भी, और उनको पास भी रिप्रेजेंटेशन पहुंचे, उन्होंने भी सोचा भाई कि इस समय जब हम एक तरफ लोकतंत्र में मतदान की बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसमें जब मतदान नहीं हो पा रहा है इस कारणों से, मेरा मानना है कम से कम 1 करोड़ लोग राजस्थान में मतदान से वंचित रहते, क्योंकि वो सारे, मैं ये कम से कम बता रहा हूं। तो आप सोच सकते हैं कि 1 करोड़ लोग मतदान से वंचित रहते हैं। हमें ऐसी तिथि रखनी नहीं चाहिए जिससे ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैं चुनाव आयोग को इसके बाद लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी मेल जाने के बाद में 4 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने एक्शन लिया। मैं पूरा मीडिया को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि सुबह 12 बजे से ही लगातार मीडिया में जो है आप लोगों ने ये बात चलाई, और चुनाव आयोग को वास्तव में रियलाइज किया कि भाई जनहित में हमें ये काम करना, लोकतंत्र के हित में काम करना। उसमें इन्होंने मतदान की तिथि जो है 23 नवंबर की बजाय 25 नवंबर को रखी, जो पूरे के पूरे लोकतंत्र के हित में है, आम जन के हित में है, जिससे कि सारे लोग जो मतदान जो है वो मतदान कर सकेंगे, नहीं तो मतदान से ये लोग वंचित रह जाते हैं। आखिरी में संक्षेप में बता दीजिए चौधरी जी, क्या आपके और जो साथीगण हैं, नेतागण हैं जिनको टिकट मिला, उनकी भी राय आपने ली थी? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं 50 से 60 हजार शादियां और 1 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए, तो वाकई में आंकड़ा जो है बहुत ही बड़ा हो जाता है। क्या आपको और पार्टी के लोगों ने भी कहा और सदस्यों ने भी कहा? नहीं, मुझे पॉलिटिकल पार्टी ने किसी ने नहीं कहा, मुझे सिर्फ आम जन ने कहा। वो सभी लोग जो हैं मतदाता, आम मतदाता ने कहा, जो धार्मिक जुड़े हुए उन लोगों ने कहा, जो चुनाव से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने कहा, जिनके घरों में शादियां हैं उन लोगों ने मुझे कहा कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, उन्होंने कहा 50 से 60 हजार शादियां, तो उन लोगों ने मुझे ये आंकड़े दिए। उसके आधार पे मैंने मेरे पास जब मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मेरा दायित्व बढ़ जाता है कि मेरे लोकसभा में जो आवाज उठती है उस आवाज को मैं मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंचाऊं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीपी चौधरी हमसे जुड़ने के लिए। तो अब
राजस्थान में जो मतदान है, थैंक यू जी 25 नवंबर को होगा। और क्योंकि दिन ऐसा है, 23 को 50 से 60 हज़ार शादियाँ होने वाली थी और बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते और किस तरह से मतदान के लिए आते, इस करके इसको बदलाव किया गया है। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। वो भी एक चुनाव से जुड़ी हुई खबर ही है। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी की सोमवार को जारी चौथी सूची में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके 24 मंत्रियों सहित 57 मौजूदा विधायकों के चुनावी भाग्य पर सस्पेंस खत्म हो गया। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि 68 मौजूदा विधायकों की चुनावी संभावनाओं का क्या होता है, जिनमें 8 मंत्री भी शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया, बृजेंद्र सिंह यादव और सुरेश धाकड़, बीजेपी और संघ की करीबी उषा ठाकुर और इंदर सिंह परमार, विंध्य के राम खिलावन पटेल और बालाघाट से आने वाले कद्दावर मंत्री गौरी शंकर बिसेन। 136 की लिस्ट में इन 8 के अलावा कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। वैसे यशोधरा राजे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पहले ही दौड़ से बाहर हो गई हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि शिवपुरी सीट से उनके खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर के कारण उन्हें बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। चर्चा है कि शिवपुरी से यशोधरा के भतीजे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी या तो शिवपुरी या फिर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के शिवपुरी या गुना जिलों में से किसी अन्य सीट से मैदान में उतार सकती है। अभी तक वैसे बीजेपी ने सिर्फ 2 मौजूदा विधायकों सीधी से केदारनाथ शुक्ल और नरसिंहपुर के विधायक जालिम सिंह पटेल का टिकट काटा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगली लिस्ट में कई नामों पर तलवार चल सकती है। पार्टी को अब 94 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने हैं, जिसमें मौजूदा 67 विधायक भी शामिल हैं। कांग्रेस ने खुद अभी तक एक भी नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी पर तंज कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हर लिस्ट धमाकेदारी आ रही है, आगे धमाके ही धमाके होने वाले हैं। दिवाली का त्योहार आ रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जो है इसलिए जारी करने वाली है देवी पक्ष में, ताकि जो लोग हैं वो त्योहार मनाने में बिजी हो जाए और उनको नाराज होने का समय न मिले, क्योंकि बार-बार ये कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जो अपनी जारी नहीं कर पा रहे। विडंबना देखो लोकतंत्र की कैसी है। सवाल हर विषय पर वो लोग उठा रहे हैं कि जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लिस्ट की तरफ इतनी बेचैनी से क्यों देख रही है। अभी 3-4 दिन पहले ही दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद कमलनाथ जी ने एक प्रेस बाइट देते हुए ये बात बताई थी कि करीब 140 नामों पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है और बहुत जल्दी ही लिस्ट आ जाएगी। जिन केंद्रीय नेताओं को ऊपर से उतार कर पैराशूट लैंडिंग कराकर चुनाव लड़वा रहे थे, वो कह रहे हैं हम हवाई नेता, हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, हम तो हाथ जोड़ने वाले नेता नहीं हैं, हम तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हैं। अच्छा, उसके बाद जिनकी टिकट कटी वहाँ विरोध के स्वर पिछले 3 दिन के अखबार छान के देखिए आप। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की अगली लिस्ट नवरात्र में जारी होगी और यही वो लिस्ट होगी जिसमें सबसे ज़्यादा मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट कटेंगे। मकसद ये है कि नवरात्र में लिस्ट जारी होने से जो वंचित लोग हैं उनके समर्थकों का या उनका गुस्सा ज़्यादा नहीं भड़केगा या ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो त्यौहार में व्यस्त होंगे। भोपाल में अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई बात गर्भपात की। क्या 26 हफ्ते की एक महिला को गर्भपात की इजाज़त दी जा सकती है? ये मुद्दा उलझ गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की रिपोर्ट के बाद दोनों महिला जजों की राय बढ़ गई है। अब मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है। एक ऐसी जान के लिए सुप्रीम कोर्ट दुविधा में है। एम्स ने कहा है कि 26 हफ्ते के भ्रूण में जीवन के लक्षण हैं। गर्भपात कैसे करें? इस पर 2 महिला जजों की राय बंट गई है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि अब मेरा न्यायिक विवेक गर्भपात की इजाज़त नहीं देता। ये एक अजन्मे बच्चे के अधिकार को छीनेगा। अगर एम्स की रिपोर्ट पहले आई होती तो गर्भपात का आदेश नहीं देते। वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, महिला की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैं गर्भपात करने के अपने पहले के फैसले पर कायम हूँ। दरअसल 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित दंपति को 26 हफ्ते के भ्रूण किए गर्भपात की इजाज़त दी थी, लेकिन केंद्र ने फैसले को वापस लेने की मांग की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गर्भपात पर रोक लगा दी और मामले को फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया। केंद्र ने अदालत में कहा है कि एम्स के मुताबिक भ्रूण में जीवन के अंश हैं। गर्भपात का अधिकार संपूर्ण नहीं है।
बच्चे को बाद में गोद दिया जा सकता है, गर्भपात के आदेश को वापस लिया जाए। कानून के अंतर्गत 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स को। उसके बियॉन्ड जो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की बात आती है, उसको आप अपने अधिकार के तौर पर नहीं करवा सकते टर्मिनेट प्रेगनेंसी को, लेकिन आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, अदालत को अप्रोच करके, और अदालत से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अदालत तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की इजाज़त दे सकती है। फिलहाल अब फैसला 3 जजों की बेंच को करना है। ये मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में आए मामलों से बिल्कुल अलग है। एम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि बच्चे में जीवन के लक्षण हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस दुविधा में पड़ गया है कि जो बच्चा धरती पर आंखें खोल सकता है, उसे इस अधिकार से वंचित कैसे किया जाए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। नमस्कार, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। इस पूरे मैच पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे 2 खास मेहमान होंगे, सैयद सबा करीम और विजय दहिया, जो कि फॉर्मर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, बारीकी से जानकारी रखते हैं, और दिल्ली के मैदानों के विजय दहिया को अपने हथेली जैसे इसको जानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कई सारे फैंस भी हैं, लेकिन सबसे पहले बता दें कि अफगानिस्तान ने भारत के सामने 273 रनों के लिए का लक्ष्य रखा है जीत के लिए। जो कप्तान है शाहिदी, उन्होंने 80 रनों की पारी खेली है, उमर रज़ाई ने 60 रनों की पारी खेली है, और भारत की ओर से जो 4 विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने, तो ये एक बड़ी कामयाबी भारत के लिहाज से देखें तो कही जा सकती है। और जो इस मैच पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ढेर सारे फैंस हैं, और ये अलग अलग जगहों से आए हैं। कुछ फैंस जो हैं जैसे बिहार से आए हैं, जयपुर से आए हैं, और ये बिहार से आए हैं, और इनमें ये बरेली से आए हैं, और इनमें और ये बताओ कि इनमें से ज़्यादातर फैंस ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिला। कई सारी जगह खाली है, इनको टिकट नहीं मिला है, और ये काफी महंगी टिकट खरीदने को तैयार। मेरा साई नाम है। हम 4,000 रुपया टिकट के लिए दे रहे थे, फिर भी नहीं मिल रहा। आप कहाँ से? हमें तो 10,000 मांगे तब भी टिकट नहीं मिल पा रहा है। हम जयपुर से आए हैं सर, 4500 5,000 रुपया मांग रहे हैं। तो टिकट खरीद के आते हैं। विराट कोहली की बैटिंग देखनी है, 12,000 का ही मिलेगा तब भी ले लेंगे। हमको भी सिर्फ विराट कोहली की बैटिंग देखनी है। और ये कह रहे विराट कोहली के फैन है, दिखाइए आप जरा। ये विराट, एक मिनट, विराट कोहली की बैटिंग देखने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये विराट और रोहित शर्मा के ज़्यादातर जर्सियां हैं, और ये लोग टीम इंडिया के हौसला अफजाई के लिए आए। अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान ने जो मैच खेला है वो कहीं बेहतर खेला ऑस्ट्रेलिया से, ज़्यादा चैलेंजिंग टोटल है इंडिया के लिए। हालांकि इंडिया के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप आसानी से आज कोई मुश्किल नहीं होगी। आप तो अब ये कह रहे हैं फैंस कि हमारी जो 3-0 पे आउट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आज कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है। आज सभी आराम से खेलेंगे, और 10 विकेट एक मिनट, आपको किससे उम्मीद है? मेरे को सर विराट कोहली से बहुत ज्यादा उम्मीद है। हमें विराट कोहली से बहुत ज्यादा उम्मीद है। एक सेकंड, किससे उम्मीद कर रहा है? रोहित शर्मा मारेंगे आज। अरे भाई, विराट और रोहित के अलावा भी टीम में बहुत शुभमन गिल को तो बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो शुभमन गिल होते तो बात ही कुछ और होती। विराट कोहली के साथ जो बैटिंग करते हैं वो मजा ही कुछ और होता है। 10 विकेट जीतेंगे, 10 विकेट से। 10 विकेट जीतेंगे। तो ये जो है ये जो फैंस का उत्साह है, ये टीम इंडिया को आगे बढ़ाता रहता है, और इसी वजह से ये खेल इतना बड़ा है। लेकिन एक बात और भी यहाँ पे खास देखने को मिली है कि जो बाहर जो क्रिकेट के फैंस हैं, उस तरह से IPL में जितने फैंस आते थे उससे कई संख्या कम है। वर्ल्ड कप में जो फैंस इकट्ठा हुए हैं, यहाँ जर्सियाँ बेच रहे हैं कई लोग, और जर्सी खरीद भी रहे हैं। बहुत सारे एक्साइटेड हैं ये फैंस, और जाहिर तौर पे इंडिया जब भी खेले, किसी भी भारत के कोने में खेले, दुनिया में कहीं भी खेले, जो इंडिया के फैंस हैं, करोड़ों फैंस, ये टीम की हौसला अफजाई करते रहते हैं। स्टेडियम के बाहर अगर 3-4 घंटे 4,000 रुपये 5,000 रुपये, और इनमें से कई लोग हैं जिनसे मैंने बात की, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, लेकिन 4,000 5,000 का खर्च करके और यहाँ पे आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान सबा करीम जुड़ गए हैं, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर। सबा, आप देख सकते हैं मेरे आसपास ढेर सारे फैंस हैं, सुपर एक्साइटेड हैं। सबा,
भारत में क्रिकेट जीवित है इन फैंस के चलते ही है। तो मेरी शुभकामनाएं फैंस इन सबको उम्मीद है कि इंडिया 10 विकेट से मैच जीतेगा। इन सबको उम्मीद है कि इंडिया 10 विकेट से मैच जीतेगा। लेकिन ये जो मैच है, अफगानिस्तान ने कहीं बेहतर चैलेंजिंग टोटल रखा ऑस्ट्रेलिया से और मैच में भी थोड़ा इंटरेस्ट है। हाँ विमल, ये एक तरह से अच्छी पारी रही है। अफगानिस्तान की 3 विकेट उनको गिर गए 63 के स्कोर पर, और वहां से 272 बनाना ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है अफगानिस्तान का। हालांकि एक बात कहनी होगी विमल के, जिस तरह का विकेट है कोटला का, बहुत ही अच्छा विकेट है बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पर अगर आप 50 ओवर खेल लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके ऊपर बढ़ जाती हैं और मिल जाती हैं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रन बनाने के लिए, और अफगानिस्तान ने वही किया। हालांकि अंतिम में आकर भारत ने अच्छा कमबैक किया, जिस प्रकार से बुमराह ने गेंदबाजी की, जिस प्रकार से कुलदीप यादव ने वो शाहिदी का विकेट लिया जो उनके कप्तान है, उसी वजह से थोड़ा बहुत रोक लिया है अफगानिस्तान को भारत ने। आपने मैच से पहले कहा भी था, शाहिदी का आपने नाम लिया था, गुरबाज का नाम लिया था, गुरबाज भी 20-21 रनों की पारी खेल पाए। आपने कहा था कि बैटिंग इनका मजबूत पहलू नहीं है, बॉलिंग इनका मजबूत पहलू है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अफगानिस्तान को उनकी बैटिंग के लिए अच्छे नंबर दिए जा सकते हैं। सभा जरूर विमल, मैं तो इनको काफी अव्वल नंबर दूंगा, पर ये क्योंकि इनके पास ज्यादा अनुभव है नहीं। देखिए, एक दिवसीय क्रिकेट में बहुत जरूरी होता है कि आप किस तरह से पारी को पेश करें, किस तरह से पारी को आप अंत करें। तो अंत जो रहा अफगानिस्तान का वो ठीक नहीं था। शुरुआती दौर में उनके 3 विकेट गिर गए थे, पर मध्य ओवर्स में उनके कप्तान शाहिदी और अजमत ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसके बदौलत अफगानिस्तान यहाँ तक पहुंच पाई है। वो 120 रन की जो साझेदारी थी उसका महत्व बहुत ज्यादा हो गया विमल। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर इस टीम में ज्यादा अनुभव रहेगा, ज्यादा ये मैचेस खेलेंगे, वो भी टॉप क्वालिटी टीमों के सामने, तो हो सकता था कि यहाँ पर स्कोर 300 से ऊपर भी बना सकता था अफगानिस्तान। पर यही होता है कमजोर टीमों के साथ, या फिर ऐसी टीम जिनके पास अनुभव नहीं है। यहाँ पर अलाउ कर दिया अफगानिस्तान ने भारत को वापस आने के लिए, और सही समय पर भारतीय गेंदबाजों ने, विशेष करके बुमराह और कुलदीप यादव ने वो विकेट लेकर थोड़ा बहुत ये जो रन संख्या है उसको रोक दिया अफगानिस्तान के। तो ये बहुत जो इंडियन बॉलर्स का कमबैक है एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होने वाला है उसके पहले एक अच्छी मैच प्रैक्टिस टीम इंडिया को मिलने वाली है। गेंदबाजों को मिली है, बल्लेबाजों को मिलेगी, और बल्लेबाजों में जैसा बल्लेबाज कर रहे हैं हमारे जो बल्लेबाज फॉर्म है, जो बैटिंग डेप्थ है, जाहिर तौर पे उम्मीद कर रहे हैं फैंस भी, और उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी जीत मिलेगी। लेकिन एक और खास बता दूं कि जो अफगानिस्तान की टीम है उसके बैटिंग कंसल्टेंट अजय जडेजा भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंडियन कनेक्ट है कई सारी टीमों का, हॉलैंड की टीम में भी या जो दूसरी कई सारी टीमें हैं जहां पे एक इंडियन कनेक्ट है। और ये बताता है कि भारतीय क्रिकेट का जो डेप्थ है, न सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में, बल्कि जो ओवरऑल जो है इनका डिमांड अक्रॉस जो है नॉलेज की, जो क्रिकेट नॉलेज की जो डिमांड है अक्रॉस द वर्ल्ड होती है। और शायद भारतीय क्रिकेट इसी वजह से एक प्राइम मूवर भी है। सभा बहुत सारे देशों में जो क्रिकेट है वो इंडिया ड्रिवन क्रिकेट भी है। जैसे आपने वहाँ भी देखा, न्यूजीलैंड में रचिन रविंद्र हैं, राहुल द्रविड़ और सचिन के नाम पे उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। अफगानिस्तान में भी एक अलग कनेक्ट है, नोएडा में ये ज़्यादातर ट्रेनिंग करते हैं, और अफगानिस्तान ने मायूस नहीं होने दिया है। सभा हाँ, और ये अच्छी बात आपने उठाई है विमल के, हर एक टीम में कुछ ना कुछ इंडियन कनेक्ट हम लोग देख रहे हैं। और विशेष करके चूंकि ये जो विश्व कप हो रहा है वो भारत में हो रहा है, तो यहाँ के कंडीशंस को जानने के लिए हर एक टीम का प्रयास यही होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा उनको सपोर्ट मिले भारतीय फॉर्मर क्रिकेटर्स से, जिसका उनको लाभ मिले। इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने जडेजा को इंक्लूड किया है। जडेजा के पास बहुत ज्यादा अनुभव है इस प्रकार की विकेटों पे खेलने का, और वो शानदार तरीके से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल चुके हैं अपने जमाने में। तो उसका अनुभव जो है जडेजा के पास, उसका फायदा मिलना चाहिए अफगानिस्तान को। देखिए, आपने सही कहा कि इस समय प्राइम मूवर है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये जब से एशियन गेम्स में भी क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है, वहां पर भी भारत ने अपना वर्चस्व दिखा दिया है। उसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं 2028 में जो LA में जो ओलंपिक्स होने वाला है, वहां पर भी हो सकता है कि क्रिकेट को इंक्लूड कर दिया जाए। तो अब क्रिकेट को एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट बनाने के लिए, एक ग्लोबल स्पोर्ट बनाने के लिए भारत का बहुत बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए विमल। और जिस तरह की पॉपुलैरिटी हम लोग देख रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों को लेकर, या फिर भारतीय क्रिकेट को लेकर, संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल, आपने जैसा कहा लॉस एंजलिस में क्रिकेट इंक्लूड हो गया है, क्रिकेट और स्क्वॉश जैसे गेम्स, और इंडिया से वहाँ पे भी जैसे एशियाड में गोल्ड मेडल जीता, वहाँ भी उम्मीद रहेगी। एक बार मैं फैन के चीयर्स के साथ वाइंड अप करता हूँ और हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया का एक जो ये जो फैंस है, इंडिया के लिए एक नारे लगाएं।
भारतीय फैंस, तो ये है भारतीय क्रिकेट जो भारतीय जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तराखंड जा रहे हैं। इस दौरान वो राज्य को कई बड़ी सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। यहीं से कुछ और आगे है वो जगह जहां से कैलाश के सीधे दर्शन हो सकेंगे। कैलाश मानसरोवर की तरह 5,945 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश के दर्शनों के लिए भी धारचूला से तवा घाट तक सड़क मार्ग से जाना होता है। कैसी होती है यात्रा, देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अक्सर जब भी प्रधानमंत्री किसी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ सौगात लोगों को देते हैं। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री 8:30 बजे पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग पहुँचेंगे। जोलिंगकोंग से प्रधानमंत्री पार्वती कुंड में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद आदि कैलाश के भी दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री 9:30 बजे गुंजी पहुंचेंगे, जहां पर वो स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका रोज़गार क्या है, वो किस तरह से इस बॉर्डर के गांव में रहते हैं और उनकी संस्कृति क्या है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आर्मी, ITBP, BRO के जवानों से मुलाकात करेंगे। चूँकि ये बॉर्डर का गाँव है और यहाँ पर भारत, तिब्बत, नेपाल की सीमाएं लगती है। इस दौरान यहाँ पे बड़ी तादाद में ITBP, SSB और सेना के जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं। 12 बजे प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम जाएंगे, जहाँ वो पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री 2:30 बजे वापस पिथौरागढ़ पहुँचेंगे। पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई पट्टी से सीधे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में प्रधानमंत्री 4200 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं लोगों को सौगात देते हैं। इन सौगात में कई सड़कों की योजनाएं हैं, कई पॉली हाउस की योजनाएं हैं, कई बिजली घरों की योजनाएं हैं। इसके अलावा कई जो सड़कों के उच्चीकरण, यानी जो सड़कें उच्चीकरण हैं उनको शिलान्यास करेंगे, उनके योजनाओं का समर्पित करेंगे। साथ ही इसके अलावा देहरादून में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। सोमेश्वर में 100 बेड वाला उप जिला अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा चंपावत में 50 बिस्तर वाला अस्पताल जो ब्लॉक में है उसका भी परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम, हाटकालिका और नैना देवी मंदिरों सहित मंदिरों की विकास अवस्थापना के लिए परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा हल्द्वानी में पेयजल से जुड़ी कई योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही बॉर्डर के तमाम जो गांव हैं, सबसे बड़ा जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री का है उसमें वाइब्रेंट विलेज के तहत बॉर्डर के गाँव के लिए वो एक बड़ा बजट रिलीज़ करने जा रहे हैं, उसका योजनाओं का करेंगे। ख़ास बात यह है कि इन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के मकसद जो बॉर्डर के गांव हैं उनको विकसित करना है, वहाँ के लोगों को रोज़गार दिलाना है, वहाँ के लोगों को वहीं पर उनके बॉर्डर के गाँव में ही पलायन ना हो, इसलिए वहाँ पर बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और योजनाओं का लोकार्पण भी करना है। कुल मिला के प्रधानमंत्री का ये जो दौरा रहने वाला है, इसमें काफ़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना है। करीबन 4200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पिथौरागढ़ से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत। एशियाड में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सम्मानित किया है। सेना के 60 जवानों ने एशियाड में हिस्सा लिया और 20 मेडल अपने नाम किए। इनमें 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारतीय सेना के 60 खिलाड़ियों ने 20 मेडल जीते। एशियाड में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को सम्मानित करते हुए दिल्ली के मानेक शॉ सेंटर में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। जनरल पांडे ने एशियाड में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले अविनाश साबले को भी सम्मान दिया। ये तो मेरा पहला कंपटीशन था जो टाइटल डिफेंड करने के लिए उतरा था, एशियन गेम्स जो बड़ा कंपटीशन पहला था, और बिल्कुल वो हम कर पाए कि पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने दोबारा फिर गोल्ड जीता है बड़े कंपटीशन में। बस यही मकसद रहेगा कि आगे भी जो खेलेंगे उसमें ऐसे ही करें
पर अच्छा लगता है जी, सभी को एक उम्मीद होती है कि मैं करूँगा अच्छा और मैं जीत जाऊँगा, तो अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी तैयारी करके जाएं और वो जो भी कोशिश करके जाते हैं कि जीत के आना है दोबारा से, वो करें। पिछले कुछ सालों तक एथलेटिक्स में ऐसे सोचते थे कि इसमें तो कोई मेडल का होप ही नहीं है ओलंपिक्स या वर्ल्ड लेवल पे, तो वो चीज़ चेंजेस आए हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में एथलेटिक्स में मतलब जो एथलेटिक्स का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे से मतलब इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन अच्छा लगता है कि हम अपने आने वाले एथलीट्स के लिए एक मतलब टारगेट सेट कर रहे हैं, जिससे उनके मतलब एक माइंड में चेंज हो सकता है कि हम भी कर सकते हैं। अगर हमारा कोई एथलीट ने इस टाइम को मतलब बीट किया है, इतना टाइमिंग में ये किया है, या मतलब कोई भी गोल सेट किया है, तो हम भी कर सकते हैं। ये खिलाड़ी खुद तो लगातार मेहनत और अभ्यास करते रहते हैं, सेना भी उन्हें बेहतर ट्रेनिंग और संसाधन मुहैया कराती रही है। यही वजह है इनके प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है। 2018 में इंडोनेशिया में हुए एशियाड में सेना के खिलाड़ियों ने 13 मेडल जीते थे, जो इस बार बढ़कर 20 हो गए हैं। साथ में आप लोगों को मैं ये भी आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मुझे पता है भारत सरकार की ओर से, आपके फेडरेशन की ओर से और इंडियन आर्मी की ओर से और हमारे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड से जो भी सहायता, जो भी गाइडेंस, जो भी असिस्टेंस आप लोगों को लगेगा, वो या तो इक्विपमेंट के बारे में हो, फॉरेन कोचेस के बारे में हो, फॉरेन एक्सपोजर के बारे में हो, इन सब चीज़ों का ना ही सिर्फ हम ध्यान रखेंगे पर आप लोग को इन सब एरियाज में पूरी तरह से सपोर्ट भी करेंगे, इनकरेज भी करेंगे। इस यार्ड में तिरंगा लहराने वाले खिलाड़ी भी मानते हैं कि उनके बेहतर प्रदर्शन के पीछे सेना का बड़ा योगदान है। जब से मेरी एमपी अकेडमी छोड़ी और मैंने आर्मी ज्वाइन की 1 साल से, तो 1 साल से पूरा जो शूटिंग का सपोर्ट है वो आर्मी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से मतलब मेरे इक्विपमेंट्स जो आते हैं, शूटिंग एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो सारा आर्मी मेरा उठा रही है। अभी गन से लेके कारतूस तो आर्मी मेरा सपोर्ट कर रही है। सेना का सर बहुत सबसे पहली चीज़ है कि वो हमारे को एकदम भी जीरो डिस्टर्ब करते हैं कि आप फ्री माइंड रहो और अपनी ट्रेनिंग करो, बस ट्रेनिंग पे फोकस करो। हमारे को फॉरेन कोच भी हायर कर रखा हमारे लिए, रशियन, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ हमें सोचने से पहले ही मिल जाती है। सरहद पर हिफाजत में जुटी सेना खेलों में पहले भी अपना परचम लहराती रही है। इसके पीछे सेना के कड़े अनुशासन और लक्ष्य को समर्पित मेहनत की भी भूमिका है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी की टीम आज गाज़ा बॉर्डर के बिल्कुल करीब ज़ेड्रॉट पहुंची है। उनके वहां पहुंचते ही गाज़ा की ओर से रॉकेट हमला हुआ है। उमा शंकर सिंह, कादम्बनी शर्मा की रिपोर्ट। We tried to talk to some of the people here, some of the security personnel here, but they have told us not to take pictures, not to talk. What? अंदर इधर। हम पहुंचे और यहाँ पे जो हमला है वो शुरू हो गया है इस तरीके से एक साथ। Very close. There are more coming in. There are more coming in. एक सारे रॉकेट जो है Being intercepted by the Iron Dome, but there are more coming in. ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं और ये देखिए ये जहाँ जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं वो वहीं पर धुएं का छोटा सा गुबार बन जा रहा है, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाते वो रिहायशी इलाकों में गिरते हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो है ये बिल्कुल लाइव तस्वीर यहाँ हम शूट कर रहे थे और उसी बीच में ये होना शुरू हो गया। और ये ज़ेड्रॉट है जो कि
जैसा कि मैं बता रहा था कि ये इलाका जो है बिल्कुल सीमा के करीब है। गाज़ा पट्टी से तकरीबन 2500-2700 फीट की दूरी पर इसकी सीमा लगती है और यहाँ रिहायशी इलाका जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में है। काम चल रहा था वो भी इस रॉकेट हमले के बाद जो है वो बंद हो गया है और यहाँ जो है ये खतरे वाली स्थिति, और इंटरनली भी यहाँ पर ये भी माना जाता है कि हमास के आतंकवादी मौजूद हैं सड़कों पर और वो कभी भी कहीं पर भी घात लगाकर हमला कर सकते हैं। तो बहुत खतरे वाली जगह, लेकिन ये जगह दिखाना ज़रूरी था क्योंकि यहीं से जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपना बड़ा हमला शुरू किया था और अभी भी गाज़ा पट्टी की तरफ से लगातार रॉकेट के हमले का जो निशाना है वो ये शहर बन रहा है। जेड्रॉट से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। उधर जेड्रॉट शहर के पुलिस स्टेशन को हमास के आतंकवादियों ने कब्जे से लिया था। 20 घंटे चली लड़ाई में पुलिस स्टेशन को इजरायली फोर्सेस ने खुद ही उड़ा दिया। अब यहाँ मलबा हटाने का काम चल रहा है। इस शहर ने हमास के हमले की सबसे पहली और बड़ी तबाही झेली। इतनी भारी सुरक्षा यहाँ पर थी। उच्च स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल इजरायल करता है जिसका दुनिया भर में लोहा माना जाता है। इसके बाद भी हमास के लोग कैसे ना सिर्फ इजरायल में घुस आए, हमला किया, लोगों को बंधक बनाकर ले गए, बता रहे हैं जेड्रॉट शहर और गाज़ा की सीमा से लगे एक पुलिस स्टेशन से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के रहते हुए भी किस तरीके से हमास के आतंकवादी जो हैं वो न सिर्फ बॉर्डर पार करने में कामयाब रहे बल्कि उन्होंने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया जिसमें 900 से ज़्यादा या कह लें कि 1000 से ज़्यादा जो इजरायली नागरिक हैं वो मारे गए हैं। अभी हम जेड्रॉट में हैं जहाँ पर कि भारी डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा कर्मियों की और ये वो थाना है, वो पुलिस स्टेशन है जिसको कि अपने कब्ज़े में लिया था हमास के आतंकियों ने और उसके बाद उसको ध्वस्त करना पड़ा था। तो वहाँ जो है मलबा हटाने का काम चल रहा है और इस बीच यहाँ जो है सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। जाहिर सी बात है कि इस हमले के बाद सुरक्षा और चौकस की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इजराइल जो कि अपनी तकनीकी जो उन्नति है उसकी वजह से जाना जाता है, दुनिया के तमाम देशों को वो उन्नत तकनीकी बेचता है, सुरक्षा के लिहाज से वो काफ़ी उम्दा माना जाता है और बहुत सारे हथियार जो हैं वो भी उन्नत किस्म के वो दुनिया के अलग अलग देशों को बेचता है। लेकिन जहाँ तक अपनी सिक्योरिटी की बात है वो उससे कहाँ चूक हो गई। एक बात ये कही जा रही है कि इजराइल जो है बहुत ज़्यादा तकनीकी सूचना पर, तकनीकी इंटेलिजेंस पे, टेक्निकल इंटेलिजेंस पे आश्रित हो गया था और इस वजह से वो उसको इस बार धोखा खाना पड़ा है। मानवीय जो इंटेलिजेंस है उस पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार गाज़ा पट्टी के अंदर किस तरीके की प्लानिंग चल रही है और किस तरीके से एक बड़े हमले को कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक उसको अंजाम देने की जो तैयारी है वो चल रही है। ये पढ़ पाने में कहीं ना कहीं ये जो इजराइल है, इजराइल की सेना है, इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो मोसाद हों, चाहे जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी हों, वो सब पढ़ पाने में नाकाम रही और तभी जेड्रॉट का ये जो शहर है वो उसका एक बहुत बड़ा निशाना बना और यहाँ जो अंधाधुंध फायरिंग सड़कों पर हुई, इस तरीके से गाड़ियों में भरकर जो आतंकवादियों ने यहाँ पे कोहराम मचाया और जो इस तरह से कैप्टिव बनाया और बहुत सारे यहीं से लोगों को अगवा करके गाज़ा पट्टी ले जाया गया क्योंकि गाज़ा पट्टी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जो इस इलाके की जो सीमा है उससे महज 2700 फीट की दूरी पर गाज़ा पट्टी है और इसलिए बड़ा आसान रहा अगवा करके यहाँ से जल्दी से जल्द लोगों को लेकर गाज़ा पट्टी जाना। तो जो बंधक संकट है वो अपनी जगह है, 100 से ज़्यादा की तादाद बताई जाती है लेकिन वो तादाद ज़्यादा भी हो सकती है जो यहाँ से थोड़ी दूर बाहर गाज़ा पट्टी की तरफ जिनको बंधक बनाकर रखा गया है और वो एक नए स्टैंड ऑफ का जो जरिया है वो बन गया है। एक कोशिश उन लोगों को छुड़ाने की चल रही है लेकिन अभी तक इस मामले में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है और जो इजराइल का ये कहना है कि अगर उनको नुकसान पहुंचाया गया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि गाज़ा की तरफ से गाज़ा के जो हमास के आतंकवादी उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर गाज़ा पे अटैक नहीं रोका गया तो एक एक कर मारना शुरू करेंगे और उसकी वीडियो भी जारी करेंगे। तो इस तरह के खतरों के बीच जो बंधक हैं वो वहाँ पर हैं और देखना है कि क्या उनकी सुरक्षित रिहाई हो पाती है। अब किसी भी तरीके से इजराइल जो है वो एक लिवरेज देने को तैयार नहीं, कोई रियायत देने को तैयार नहीं है और जिस तरह का हमला यहाँ हुआ तो इजराइल में
पूरे दक्षिणी उसके इलाके में और ख़ास तौर पे रेडॉट के इस शहर पर इजराइल उसका बदला लेने की तैयारी में है। कुछ अटैक्स उन्होंने किए हैं, 300 के आसपास एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो गाजा पट्टी पे किए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो बस एक ट्रेलर है, असल जो हमला है वो अभी बाकी है। और इसलिए अमेरिका से हथियारों की जो पहली खेप है वो भी यहाँ पहुँची है। अमेरिका ने अपना दूसरा बेड़ा भी भूमध्य सागर में भेजने का फैसला किया है और जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। दक्षिणी प्रांत में काफ़ी बड़ी तादाद में जो इजरायली सेना है उसको मुस्तैद किया जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है। तो एक बड़े हमले की तैयारी के साथ अभी यहाँ इंटरनली सिचुएशन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कुछ आतंकवादी अभी भी बताए जाते हैं कि यहाँ हैं, लेकिन कब तक इस इलाके को क्लियर कराया जाएगा ये अभी साफ़ नहीं हो पा रहा है। हालांकि पूरी कोशिश है कि ये इलाका जल्द क्लियर किया जाए। कल भी एशकलोन में 3 आतंकी मारे गए हैं हमास के और किसी और शहर में होने की खबर है और इसलिए तमाम एहतियात जो है वो बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता किए गए हैं। हम आपको इन तस्वीरों के साथ फिर से एक बार बता दें कि ये रेडॉट शहर है जहाँ आतंक का सबसे बड़ा जो हमला है वो हुआ और यहाँ बहुत लोगों की मौत हुई, उनको बहुत बर्बरता के साथ उनको मारा गया। बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी को नहीं बख्शा गया और यही इजराइल के गुस्से का सबसे बड़ा वजह है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पे नागरिकों की 1000 से ज़्यादा नागरिकों की हत्या की गई, कई हज़ार घायल हैं और उनमें से कई की जो हालत है वो काफ़ी चिंताजनक है। इसलिए इजराइल जो है वो बदले की कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। रेडॉट शहर से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।